ऐसा लगता है कि उसके पास अपने विचार है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1193 असंतोषजनक प्रदर्शन। एक लग्जरी विला में शीर्ष 10 सुपरस्टारों में से एक किंग्सवान पियानो के सामने एक धुन बजा रहा है। धुन मधुर और मनमोहक है। क्विंग्सवान, आपकी एल्बम की बिक्री उम्मीद से ज्यादा खराब लग रही है। क्विंग्सवान के पीछे एक अधेड़ उम्र की महिला हाथ में सामग्री का ढेर लिए हुए थी। उसने भौहें सिकोड़ ली और देखा कि क्विंग्सवान ने एक टुकड़ा बजाना समाप्त कर दिया है। फिर उसने अपने शब्दों के बारे में सोचा और क्विंग्सवान से कहा, ओह क्या फर्क है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्विंग्सवान को इसकी बहुत अधिक परवाह नहीं थी। वो पियानो से उठी, बगल की छोटी मेज पर गई, गर्म चाय का कप उठाया और पी लिया। कन पीना पसंद करने वाले कई युवाओं के विपरीत क्विंग्सवान को चाय पीना पसंद है। उसने महसूस किया कि इससे उसका दिमाग अधिक स्पष्ट और शांत हो सकता है, इसलिए वो सृजन से पहले और बाद में और आराम के दौरान चाय पीना पसंद करती है। और जो कन युवा लोग पीना पसंद करते हैं वो भी एक प्रकार का पेय है जिसका थोड़ा ताजा प्रभाव भी होता है। हालांकि क्विंग्सवान को इसकी आदत नहीं है, इसलिए उसने इसे हर समय नहीं पिया है। काफी अंतर। अधेड़ उम्र की सुंदरी ने कहा कि वो क्विंग्सवान की एजेंट थी। अपने पदार्पण के बाद से उन्होंने क्विंग्सवान का अनुसरण किया है। क्विंग्सवान और क्विंग्सवान के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। यह कोई साधारण रोजगार संबंध नहीं है। मूल रूप से हमारी भविष्यवाणी के अनुसार इस अवधि में बिक्री की मात्रा 5 लाख तक पहुंचनी चाहिए और परिणाम स्वरूप यह अब केवल 2 लाख है। अधेड़ उम्र की महिला ने कहा, इस दुनिया में असली की सुरक्षा और पायरेसी पर कार्रवाई पृथ्वी की तुलना में कहीं अधिक गंभीर है। इसलिए गायक के रिकॉर्ड की बिक्री की मात्रा, जब तक रिकॉर्ड की गुणवत्ता अभी भी अच्छी है, आमतौर पर बहुत खराब नहीं होती है। इसके अलावा इस दुनिया में सशुल्क डाउनलोड बहुत अधिक नहीं है। लोग गाने सुनने का तरीका चुनते हैं और रिकॉर्ड अभी भी पसंद है। इसके अलावा क्विंग्सवान की लोकप्रियता न केवल फेंग्यू के देश में बल्कि दुनिया में भी है। इसलिए कम समय में 5 लाख एल्बम बेचना बहुत मुश्किल नहीं है। विशेष रूप से क्विंग्सवान ने लंबे समय से कोई रिकॉर्ड नहीं बनाया है और उसके प्रशंसक इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए क्विंग्सवान के पीछे की टीम के पास 5 लाख टुकड़े हैं। हालांकि यह अनुमान उनके विचार से कहीं अधिक खराब है। ओह, क्या आप जानते हैं क्यों? क्विंग्सवान ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया और डेमी ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि वो अब अपने एल्बम की उपलब्धियों के बारे में बहुत चिंतित नहीं है। उसे बस वो संगीत बनाना है जो वो बनाना चाहती है। हालांकि एल्बम की बिक्री उम्मीद से बहुत खराब है। कोई कारण जरूर होगा। यदि यह एल्बम की गुणवत्ता की समस्या के कारण है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि उनके प्रशंसकों को यह एल्बम पसंद नहीं है? उन्होंने पहले कहा था कि यह एल्बम प्रशंसकों के लिए है। कई कारण है, मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कहा। पहली बात यह है कि जब आपने इस एल्बम की घोषणा की थी तो कई कलाकार भी थे जिन्होंने एल्बम का निर्माण किया था और हर कोई एक दूसरे से टकरा गया। सम्राट का एक सुपरस्टार स्तर भी है, 2 प्रथम पंक्ति के गायक, 2 दूसरी पंक्ति के गायक और 3 या 4। ये युग संगीत का बहुत ही शानदार युग है। कई बेहतरीन गायक हैं। इसलिए लगभग हर महीने ऐसे गायकों की एक कतार होगी जो एल्बम का निर्माण करेंगे, और जो सम्राट और सुपरस्टार के स्तर पर हैं, वे भी अनियमित रूप से एल्बम का निर्माण करेंगे। इसलिए गानों का टकराव अक्सर पैदा होता है और एक बार पैदा होने के बाद यह निश्चित रूप से रिकॉर्ड की दक्षता पर प्रभाव डालेगा। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि यह कितना प्रभावित करता है। और इस बार क्विंग्सवान ने अचानक अपने रिकॉर्ड की घोषणा की, इसलिए जब वो एक सुपरस्टार से टकराएगी तो प्रभाव और भी अधिक होगा। उसके बहुत सारे प्रशंसक हैं, अन्य हैं, और प्रचार भी उससे कम नहीं है। और क्या? क्विंग्सवान ने पूछा। वो जानती थी कि अगर ऐसा केवल इसी कारण से हुआ तो इसका उसकी रिकॉर्ड बिक्री पर असर पड़ेगा, लेकिन यह इतना बड़ा नहीं होगा। और अब कोई गुप्त रूप से हमारा एल्बम चुरा रहा है, अधेड़ उम्र की सुंदरी ने कहा। पायरेसी। क्विंग्सवान की भौहें अधिक जरीदार है। अतीत में जब उसने अपना एल्बम जारी किया था तो कोई चोरी नहीं हुई थी। आखिरकार, हालांकि यहाँ पायरेसी पर अधिक सख्त कार्रवाई थी। जब तक पर्याप्त लाभ थे तब भी यह काम किसी के द्वारा किया जाता था। इसलिए पृथ्वी पर समुद्री डकैती की तुलना में इस दुनिया में समुद्री डकैती कम होनी चाहिए, लेकिन ये पूरी तरह से विलुप्त नहीं हुई थी। क्या पायरेसी गंभीर है? क्विंग्सवान ने पूछा। क्योंकि अतीत में भी कुछ पायरेसी हुई होगी, लेकिन इस बार उसके एजेंट ने इसे अकेले प्रस्तावित किया। संभवतः दूसरे पक्ष का आकार छोटा नहीं है, अन्यथा इसका अकेले उल्लेख नहीं किया जाएगा। हाँ, मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी ने कहा। इस बार बाजार में बहुत सारे पायरेटेड रिकॉर्ड हैं, पहले की तुलना में बहुत अधिक। कुआ। क्विंग्सवान ने सिर हिलाया। मैं इससे निपट लूंगा। क्या कुछ और है? पायरेसी के खिलाफ लड़ाई के लिए हर गायक कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आखिरकार इसमें उनके महत्वपूर्ण हित शामिल हैं। हालांकि क्विंग्सवान ने अब बहुत पैसा कमाया है और उसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, फिर भी वो इसे हल्के में नहीं लेगी और उसके पास ऐसी क्षमता शक्ति है। ऐसा लगता है कि वे लोग क्विंग्सवान की क्षमता के बारे में भूल गए हैं। ये दुर्भाग्यशाली होने का समय है। क्विंग्सवान के एजेंट ने देखा कि क्विंग्सवान स्पष्ट रूप से समुद्री डकैती के कारण क्रोधित था और चुपचाप उन समुद्री लुटेरों के लिए शोक मना रहा था। वो थोड़े समय से क्विंग्सवान के संपर्क में नहीं थी, लेकिन वो अभी भी क्विंग्सवान की पृष्ठभूमि को पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। हालांकि क्विंग्सवान ने थोड़ा सा दिखाया जो उसे आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। उसका मानना था कि अगर क्विंग्सवान उसका रिकॉर्ड बनाना चाहे तो कोई उसे चुरा नहीं सकता। एक और बात यह है कि अब हमारे पास इंटरनेट पर बड़ी संख्या में नाविक हैं। संगीत स्कोरिंग वेबसाइट पर हम खराब समीक्षाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अधेड़ उम्र की सुंदरता जारी रही। नौसेना, मुझे अभी तक नहीं पता, हम भी जांच कर रहे हैं। अधेड़ उम्र की सुंदरी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि पहले से ही एक संदिग्ध लक्ष्य है, मुझे विश्वास है कि यह जल्द ही पता चल जाएगा। कुआ। क्विंग्सवान ने फिर सिर हिलाया। दरअसल वो अपने दिल में जानती थी कि हाल के वर्षों में उसकी सफलता के बावजूद कई संभावित दुश्मन और प्रतिस्पर्धी थे। उनमें से कुछ को अवसर नहीं मिले, दूसरों को अपनी पृष्ठभूमि का डर था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि क्विंग्सवान का मानना है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए तो उन्हें क्रूर होने में कोई आपत्ति नहीं होगी।
और इस बार ऐसा लगता है कि उन लोगों को लगता है कि अवसर आ गया है और वे इसे अपने लिए कर सकते हैं। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1194 क्विंग्सवान के साधन। क्विंग्सवान इन लोगों के पीछे की छोटी छोटी हरकतों से आश्चर्यचकित नहीं था। देर सवेर ये लोग अपने खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मनोरंजन के दायरे में प्रवेश करने पर ही वे इस दायरे के अंधेरे को समझ सकते हैं। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उन्हें सब कुछ स्वयं ही करना होगा, लेकिन ये केवल समय की बात है। उनके प्रदर्शन में किसने बाधा डाली है? हालांकि क्विंग्सवान का डरने का कोई मतलब नहीं है। एक उसकी अपनी ताकत के कारण है। फेंगियो में सबसे कम उम्र की सुपरस्टार और सबसे तेजी से सुपरस्टार बनने वाली सुपरस्टार के रूप में क्विंग्सवान अभी भी अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त है। यदि वो सकारात्मक और कठोर है तो भी वो उन लोगों से बहुत डरती है। अपनी पृष्ठभूमि की तो बात ही छोड़ दे, क्या उन लोगों को धमकाने की अनुमति दी जाएगी? और एक आखिरी बिंदु, क्विंग्सवान के एजेंट ने कहा कि गुप्त रूप से उसके चेहरे को देखकर वो इस बात पर विचार कर रहा था कि वो आगे जो व्यक्त करना चाहता है उसे व्यक्त करने के लिए किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए। और क्या कहो, क्विंग्सवान अपने एजेंट के बारे में झिझक और भ्रमित लग रही है। और एक आखिरी बिंदु, हमारे विश्लेषण के अनुसार इस एल्बम की बिक्री उम्मीद के अनुरूप नहीं है। दूसरा कारण यह है कि इसमें कई गाने हैं। शैली में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है। आप जानते हैं, मनोरंजन जगत में आपकी शैली की नकल करने वाले कई लोग हैं। इस तरह के गाने बाजार में बहुत आम है, इसलिए उन लोगों को सुनने में थकान हो सकती है। इस बिंदु पर एजेंट ने क्विंग्सवान की ओर देखा और उसके मूड में बदलाव देखा। बेशक ये हमारा अपना विश्लेषण है, जरूरी नहीं कि यह सच हो सकता है कि यह आखिरी बिंदु सही न हो। एजेंट की बातें सुनने के बाद क्विंग्सवान थोड़ा स्तब्ध रह गया। फिर वो विचार में दिखी। दरअसल पिछले 1-2 साल में उन्होंने गाने के बाजार में बदलाव भी महसूस किया है। जब से वो प्रसिद्ध हुई, उनकी अपनी शैली के अधिक से अधिक गाने आए। एक ही समय में इतने सारे गाने बाजार में आते हैं जो अनिवार्य रूप से लोगों को सौंदर्य संबंधी थकान का एहसास कराता है। स्वाभाविक रूप से वे इस पर बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना चाहते। इस तरह उनके एल्बमों की बिक्री की मात्रा खराब होगी। वास्तव में क्विंग्सवान को लंबे समय से एहसास है कि वो भी बदलना चाहती है। हालांकि इसे बदलना इतना आसान नहीं है। हालांकि वो कुछ गीत स्वयं बना सकती है, लेकिन उनमें से अधिकांश अन्य कवियों से खरीदे गए हैं। अब बाजार में बहुत अच्छे गाने नहीं हैं और उनके चुनने के लिए ज्यादा जगह नहीं है। क्विंग्सवान ने इतने लंबे समय तक कोई एल्बम नहीं बनाया। इसका कारण यह है कि उसे भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। बात बस इतनी है कि अच्छे गाने ढूंढना इतना आसान नहीं है और उनके द्वारा तैयार किए गए गानों की गुणवत्ता भी अच्छी है। वे बस पिछली शैली से मेल खाते हैं। अप्रत्याशित रूप से वे भी अब एक मामले में दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्विंग्सवान ने सिर हिलाया। अपने पीछे की टीम के विश्लेषण के माध्यम से वो शायद अपने एल्बम की समस्या को जानती थी। हालांकि कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सुपरस्टार तो सुपरस्टार होता है। इस महीने में उसने लगभग 2 लाख रिकॉर्ड बेचे हैं। अन्य गायकों की तुलना में ये बहुत अच्छा है, लेकिन यह उनकी टीम के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया है। क्या तुम ठीक हो, किंग्सवान? ये देखकर कि किंग्सवान का चेहरा अभी भी सामान्य था, उसका सहायक चिंतित हो गया। मैं ठीक हूँ, क्विंग्सवान ने कहा। ये सिर्फ विफलता नहीं है, बू जैसे अन्य महान सितारों के भी बुरे परिणाम है। जब वे फिल्में बनाते हैं तो बॉक्स ऑफिस भी निराशाजनक होता है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मेरी खुद ऐसी स्थिति है। बेहतर होगा कि आप ऐसा ही सोचें। क्विंग्सवान के सहायक को स्पष्ट रूप से राहत मिली है। उसे डर है कि क्विंग्सवान इसके बारे में नहीं सोच सकती। आखिरकार क्विंग्सवान की प्रदर्शनी हमेशा सहज और सहज रही है। अचानक क्विंग्सवान के लिए इतने बड़े झटके के बारे में सोचना सामान्य बात है। सौभाग्य से क्विंग्सवान के पास ये स्थिति नहीं है। मनोरंजन उद्योग में कोई भी आसानी से आगे नहीं बढ़ सकता। हालांकि यह उपलब्धि हमारी उम्मीद से कम है, फिर भी यह सामान्य तौर पर स्वीकार्य है, क्विंग्सवान के सहायक ने कहा। क्विंग्सवान ने सिर हिलाया और कहा, हालांकि हमें समझना चाहिए कि इस बार यह विफलता थी। हमें अनुभव और सबक से सीखना होगा। मैं नहीं चाहता कि मैं हर समय ऐसा ही रहूं। इस तरह आप मेरे लिए बेहतर गाने इकट्ठा करना जारी रख सकते हैं। मेरी पिछली शैली से अलग होना बेहतर है। जहां तक अन्य चीजों की बात है, मुझे इसे स्वयं संभालने दीजिए, क्विंग्सवान ने कहा। ठीक है, क्विंग्सवान के एजेंट को कहना चाहिए कि वो जानती है कि उसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। उनकी टीम के अलावा भी कई लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। उसके लिए अन्य चीजों से निपटना सबसे अच्छा है। अपने एजेंट को बाहर जाते हुए देखकर क्विंग्सवान अपना मोबाइल फोन उठाती है और कॉल करती है। अतीत में वो उन लोगों को रोकने और उन्हें उसकी मुसीबत में आने की हिम्मत न करने के लिए अपनी पृष्ठभूमि पर भरोसा करती थी। हालांकि अब ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनकी क्षमता पर संदेह करते हैं और अपनी परेशानी खुद निकालना चाहते हैं। भविष्य में उकसाए जाने से बचने के लिए क्विंग्सवान को एक बार कॉल करना होगा कि उन लोगों को डरने दे और उन्हें पूरी तरह से हल करें। इसलिए 2 दिनों से भी कम समय में जिन लोगों ने क्विंग्सवान को नष्ट करने की कोशिश की और जिन्होंने क्विंग्सवान के एल्बमों को गुप्त रूप से पायरेट किया, उनकी किस्मत खराब हो गई। कुछ गायकों के घोटाले उजागर हुए और उनके प्रशंसकों की छवि खराब हो गई। कुछ मनोरंजन कंपनियों ने अपनी वित्तीय धोखाधड़ी उजागर की और उनके कलाकारों ने पत्रकारिता में नौकरी बदलने के लिए कहा। आम लोगों के लिए मनोरंजन जगत में ये खबरें बस सामान्य खबरें हैं। हालांकि मनोरंजन जगत के लोगों के लिए, विशेष रूप से जो अच्छी तरह से जानकार हैं, वे सभी जानते हैं कि इन 2 दिनों में बदकिस्मत लोगों में एक बात समान है, वह है वे किंग्सवान की परेशानी की तलाश में हैं। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, इसलिए वे एक के बाद एक बदकिस्मत हो रहे हैं। मूल रूप से मनोरंजन जगत में किसी व्यक्ति की क्विंग्सवान के प्रति गहरी पृष्ठभूमि थी। हालांकि कोई भी उसकी विशिष्ट पृष्ठभूमि नहीं जानता था, फिर भी कोई भी उसे मुश्किल नहीं बना सकता था। हालांकि लंबे समय तक क्विंग्सवान के पीछे की पृष्ठभूमि उजागर नहीं हुई है और कुछ लोगों को इस पर संदेह है, तो ये परीक्षा है। वास्तव में क्विंग्सवान का परीक्षण करते समय अधिक लोग इसे गुप्त रूप से देख रहे हैं। वे क्विंग्सवान की प्रतिक्रिया देखना चाहते हैं। यदि क्विंग्सवान की प्रतिक्रिया सामान्य है तो वे प्रतिक्रिया भी नहीं देते हैं।
दूसरे शब्दों में इसका मतलब है कि उसके पास पृष्ठभूमि की अफवाहें हैं जो सभी झूठी हैं, इसलिए उन्हें जाल में फंसने में कोई आपत्ति नहीं है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1195 तीव्र प्रतिक्रिया। मनोरंजन जगत में बहुत कम लोग हैं जो बर्फ में मदद कर सकते हैं, हालांकि जो लोग मुसीबत में पड़ गए हैं उन्हें कभी कमी नहीं होगी। आखिरकार मनोरंजन का दायरा इतना बड़ा है और बहुत सारे विज्ञापन हैं, उनके बीच कुछ प्रतिस्पर्धी रिश्ते हैं। यदि एक से कम प्रतिद्वंद्वी हैं तो उनके लाभ बढ़ जाएंगे, विशेष रूप से किंग स्वान जैसे सम्राट सुपरस्टार के लिए जिनके संसाधन और समर्थन सही और गलत है। यदि वो गिरती है तो कई लोग होंगे जो लाभान्वित होंगे, इसलिए कई लोग अगला कदम तय करने के लिए क्विंग स्वान की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि क्विंग स्वान की प्रतिक्रिया उनकी अपेक्षा से परे थी। ये बहुत सरल, शांतिपूर्ण और हल्का नहीं था, बल्कि बहुत उग्र था। इस बार क्विंग स्वान के खिलाफ खेलने वाले सभी कलाकार बर्बाद हो गए। आखिरकार मनोरंजन जगत में बहुत अधिक साफ सुथरे लोग नहीं थे, या कुछ काले धब्बे थे। साथ ही किंग स्वान के पीछे के लोगों की जानबूझकर अतिशयोक्ति थी। किसी का भी अंत अच्छा नहीं होता, यहाँ तक कि इन कलाकारों की पृष्ठभूमि भी होती है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर भी अपनी असफलता का भाग्य नहीं बदल सकते। और वे मनोरंजन कंपनियां जिन्होंने जानबूझकर उनके एल्बम और ब्लैक क्विंग स्वान को पायरेटेड किया, वे इन कलाकारों से बेहतर या उससे भी बदतर नहीं है, क्योंकि इन सभी मनोरंजन कंपनियों में व्यावसायिक संकट और सभी प्रकार की समस्याएं हैं और वे अलग हैं। उनमें केवल एक ही समानता है कि भले ही वे पहले से ही भरोसा कर रहे हों, वे उनसे बचने का रास्ता तलाश रहे हैं, अंत नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थोड़े ही समय में वे मनोरंजन कंपनियां हर किसी के चिल्लाने का निशाना बन गई है और उनके कलाकारों ने भी नौकरी छोड़ने के लिए कहा है और पूरी कंपनी आगे नहीं बढ़ सकती है। क्विंग स्वान का बदला बहुत भयंकर है। जो लोग कोशिश कर रहे थे उन्होंने सोचा कि कम से कम क्विंग स्वान ने अपने पीछे के लोगों से उन्हें चेतावनी देने के लिए कहा था। उस समय उन्हें पता चल जाएगा कि क्विंग स्वान के पीछे कौन था। फिर दूसरे पक्ष की ताकत के अनुसार उन्होंने किंग स्वान के साथ लड़ाई जारी नहीं रखने का फैसला किया। परिणामस्वरूप यह उनके लिए एक बड़ा आश्चर्य था। क्विंग स्वान उन्हें बिल्कुल भी चेतावनी नहीं देना चाहता था, ऊपर आना उन्हें मारना था। इसके अलावा उन्होंने उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। क्विंग स्वान के बदले के हमले के तहत उनके पास विरोध करने के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि असली कौन है जो उनके खिलाफ लड़ रहा है। वे क्विंग स्वान नियांग की मूल प्रति मांगना चाहते थे। क्विंग स्वान ने उन्हें बिल्कुल भी मौका नहीं दिया। क्विंग स्वान के भीषण प्रतिशोध ने मनोरंजन जगत के कई लोगों को भयभीत कर दिया है। जो लोग प्रतीक्षा करते हैं और देखते हैं उन्होंने पहली बार में अपने विचार बदल दिए हैं, जब तक वे अपने काम के प्रति अधीर न हो। अन्यथा यदि उन्हें मस्तिष्क संबंधी समस्याएं हैं तो वे क्विंग स्वान के साथ काम करना जारी रखेंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफी डरे हुए भी हैं, यानी जो किंग स्वान के साथ एल्बम बना रहे हैं। वे वास्तव में महज संयोग है और उनका किंग स्वान से टकराने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर क्विंग स्वान ऐसा नहीं सोचता है तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। अगला दृश्य पहले से बेहतर नहीं होगा। सौभाग्य से ये पता चला है कि क्विंग स्वान एक बहुत ही समझदार व्यक्ति है। जो लोग जानबूझकर उसे ब्लैकमेल करते हैं उनमें से किसी का भी अच्छा अंत नहीं होता है, और जो लोग उसके एल्बम से टकराते हैं उनमें से किसी का भी अच्छा अंत नहीं होता है, क्योंकि वो जानती है टकराव का अधिकांश कारण वो स्वयं ही है। नया एल्बम रिलीज होने से पहले उसने किसी भी अफवाह का खुलासा नहीं किया, और वे लोग बस मुझे नहीं पता कि क्या वो एक नया एल्बम बनाना चाहती है, इसलिए मैं उन्हें बिल्कुल भी दोष नहीं दे सकता। ये देखना राहत की बात है कि क्विंग स्वान ने सुपरस्टार सहित अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं की। हालांकि वो एक सुपरस्टार भी है, वो ये भी देख सकता है कि क्विंग स्वान की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है, जो अकेले लड़ने की उसकी क्षमता से कहीं अधिक है। अगर क्विंग स्वान उसके लिए मुसीबत खड़ी करता है तो वह भी बदकिस्मत होगा। और इस घटना के माध्यम से मनोरंजन क्षेत्र के सभी लोग समझते हैं कि क्विंग स्वान की पृष्ठभूमि वास्तव में मौजूद है, और यह उनके विचार से भी अधिक मजबूत है। कोई भी जानबूझकर क्विंग स्वान की मुसीबत में जाने की हिम्मत नहीं करता। काले लड़कों और जल सेना के आकाओं को हटा दिए जाने के बाद क्विंग स्वान के बारे में कई नए गीतों के स्कोर और मूल्यांकन स्कोरिंग वेबसाइट पर सामान्य थे, जिससे क्विंग स्वान के एल्बम की बिक्री में कुछ हद तक मदद मिली। हालांकि क्विंग स्वान ने समझा कि यह सहायता उपलब्ध थी, लेकिन यह निर्णायक नहीं थी। इससे पहले क्विंग स्वान के एजेंट द्वारा सामने रखा गया विश्लेषण का अंतिम बिंदु क्विंग स्वान के ध्यान का केंद्र था। आखिरकार वो जानती थी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसके लिए सूर्य और जल सेना के बिना भी गायन पथ पर आगे बढ़ना बहुत कठिन होगा। अब वो सड़क पर अड़चन तक पहुंचती दिख रही है। इसलिए बाहरी समस्याओं को हल करने के बाद क्विंग स्वान ने आखिरी समस्या को हल करने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया। एक तो उसकी अपनी कठिन रचना है। हालांकि वो एक प्रतिभाशाली रचनाकार नहीं है, इसलिए कम समय में उत्कृष्ट गीत बनाना कठिन है। इसलिए वो केवल यह आशा कर सकती है कि उसका एजेंट दूसरों से बेहतर गीत और गाने खरीद सके। नहीं, ये वाला नहीं। शाम को क्विंग स्वान ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। यहाँ हर तरह के वाद्य यंत्र मौजूद हैं। ये वे स्थान है जहाँ वह आमतौर पर सृजन करती है। यदि उनमें प्रेरणा होगी तो वह यहाँ उनके बारे में बात करेगी, फिर वो धुन रिकॉर्ड करेगी। हालांकि उत्कृष्ट गीत बनाने की संभावना बहुत कम है, क्विंग स्वान ने अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं। वो इन दिनों सृजन कर रही है। इस समय इस कमरे के फर्श पर कागज के 10 से अधिक टुकड़े हैं, जिन्हें गीत बनाने की प्रक्रिया में लिखे गए शब्दों और गीतों से संतुष्ट नहीं होने के बाद फेंक दिया जाता है। एक अच्छा गीत लिखना इतना कठिन क्यों है? क्विंग स्वान मेज पर लेटी हुई है, उसके कंधे पर झरना जैसा शो है, उसका चेहरा परेशानी से भरा है, लेकिन अगर ऐसा है भी तो उसके चेहरे पर अभी भी विपरीत लिंग के प्रति बहुत आकर्षण है। कुछ देर तक मेज पर लेटे रहने के बाद क्विंग स्वान ने अपने बगल में एक पुस्तिका उठाई, जिसे उसने लोगों को गिनवाया। कुछ अन्य गायकों के क्लासिक गाने। वो अपनी इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए दूसरों के शब्दों और गीतों को देखना चाहती थी। हालांकि ये स्पष्ट रूप से आसान बात नहीं थी। कम से कम इतने दिनों में तो उसने कोई खास प्रगति नहीं की। उसके पास अभी भी कोई सुराग नहीं था और कभी कभी वो जोखिम उठाती थी। वो अपने द्वारा लिखे गए संगठन के विचारों से बहुत संतुष्ट नहीं थी।
क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, क्विंगजुआन ने इसे देखा और उसे नींद आ गई। हालांकि वह आराम करने के लिए कमरे में वापस नहीं गई, बल्कि कुछ देर मेज पर लेटना चाहती थी। आराम करने के बाद सृजन जारी रखना चाहती थी। हालांकि जब क्विंगजुआन मेज पर लेटी हुई थी और काफी देर तक सोई नहीं थी, तो उसके सामने मेज पर रखा पैम्फलेट गायब हो गया और फिर एक और पैम्फलेट दिखाई दिया। दोनों पर्चे एक जैसे नहीं थे। जाहिर है जो पर्चा दोबारा सामने आया वो पहले वाला नहीं था। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1196 शाइकाओ वेनविन हुआन फैंग सू यूमो और बाय जियाओरो के पास नहीं गए, बल्कि अपने कमरे में रहे। उसने बस इस समय का उपयोग किया। उन्होंने तियानलोक की 8 दुनियाओं के बारे में बहुत सारी प्रस्तावनाएं पढ़ी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि वे इसमें प्रत्येक विवरण को याद रख सकें और आगामी प्रसारण के लिए तैयारी कर सकें। उन 8 तियानलोक टीवी श्रृंखला, फिल्मों और उपन्यासों की शुरुआत देखने के बाद हुआन फैंग को नींद नहीं आई, बल्कि उन्होंने अभ्यास करना चुना। प्रथम श्रेणी के दायरे में प्रवेश करने के बाद से हुआन फैंग को एहसास हुआ कि उनकी खेती का स्तर बहुत गिर गया है, यहाँ तक कि पिछले स्तर के आधे से भी कम। यह अभी भी उनकी अपनी बुद्ध छवि बोनस का प्रभाव है, अन्यथा साधना का स्तर धीमा हो जाएगा। हुआन फैंग भी समझते हैं कि प्रथम श्रेणी की स्थिति में प्रवेश करने के बाद अपनी ताकत में सुधार करना कठिन है। इस समय हर बार जब वो एक छोटा स्तर बढ़ाता है तो अंतर अभी भी काफी बड़ा होता है। हुआन फैंग ये भी समझते हैं कि इस समय वो अपनी ताकत में सुधार करना जारी रखना चाहते हैं, खेती से नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि या अन्य कारनामों से, जैसे कि बेमिंग जादू का उपयोग अन्य लोगों की आंतरिक शक्ति को अवशोषित करता है या दूसरों द्वारा सिखाया जाता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि खेती बेकार है। वास्तव में खेती अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि यह आपके शरीर में ऊर्जा में बहुत सुधार नहीं कर सकता है, लेकिन यह आपके शरीर में ऊर्जा को और शुद्ध कर सकता है। इसके अलावा यह आपकी नींव को अधिक विश्वसनीय बना सकता है और अंतर्दृष्टि की संभावना को बढ़ा सकता है। इसलिए हालांकि हुआन फैंग इस अवधि में बहुत व्यस्त है, उन्होंने कभी भी आत्म साधना नहीं छोड़ी है। सौभाग्य से प्रथम श्रेणी के वातावरण में प्रवेश करने के बाद भले ही वो जानबूझकर अभ्यास नहीं करता है, उसकी आंतरिक ऊर्जा भी लगातार चल रही है और सुधार कर रही है, लेकिन धीरे धीरे। हुआन फैंग अपनी साधना से जाग गया। अगर कोई यहाँ है तो उसकी आंखों में रोशनी जरूर दिखेगी। यह एक ऐसी स्थिति है जो तभी घटित होती है जब उसके शरीर में ऊर्जा एक निश्चित सीमा तक शुद्ध होती है। अब हुआन फैंग लंबे समय से प्रथम श्रेणी की स्थिति में है, जो बहुत दुर्लभ है। एक रात के प्रशिक्षण के बाद मुझे लगता है कि पूरा व्यक्ति बहुत जोश में है और यहाँ तक कि उसे थकान का भी एहसास नहीं है। क्या मुझे यूमो की लड़कियों के लिए एक प्रशिक्षण कौशल का आदान प्रदान करना चाहिए, ताकि वे भी इसका अभ्यास कर सकें, ताकि वे ऐसा न कर सके केवल उनकी ताकत में सुधार करें, उन्हें और अधिक सुरक्षित बनाएं, बल्कि उनकी शारीरिक गुणवत्ता को भी बढ़ाएं। कल की खरीदारी की तरह वे बहुत थके हुए नहीं होंगे। हुआन फैंग ने चुपचाप सोचा। जितना अधिक वो इसके बारे में सोचता है, उतना ही अधिक उचित हुआन फैंग इसके बारे में सोचता है। हालांकि सुयुमो जिनु को ये कैसे समझाया जाए, यह एक सवाल है। वैसे क्या जियाओरो यह नहीं कह रहा है कि वास्तव में कुछ लोग अपनी आंतरिक शक्ति का भी अभ्यास करते हैं? उन्होंने ये सुना होगा। इसके अलावा भले ही उन्होंने इसके बारे में नहीं सुना हो, वे एक बहाना ढूंढ लेंगे। वैसे भी वहां ये वास्तव में आंतरिक शक्तियां हैं। हुआन फैंग ने मन ही मन सोचा। जितना अधिक आप इसके बारे में सोचेंगे, हुआन फैंग उतना ही अधिक उचित होगा। उन्होंने सुयुमो को अभ्यास सिखाने का मौका लेने का फैसला किया है। जहां तक उसकी बहन और उसकी 2 सहेलियों का सवाल है, उन्हें फिलहाल उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए। एक तो ये कि वे उसकी 2 सहेलियों से परिचित नहीं है। इसके अलावा वे अब वरिष्ठ 3 में है। उन्हें अपनी पढ़ाई और अपनी बहन की प्रैक्टिस पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके विश्वविद्यालय जाने तक इंतजार करने में देर नहीं हुई है। साधारण धुलाई के बाद हुआन फैंग कमरे से बाहर चला गया। अप्रत्याशित रूप से इस समय उसकी बहन के सहपाठियों में से एक काओ वेनवेन भी कमरे से बाहर आया। उन दोनों के बीच का कमरा ज्यादा दूर नहीं था। जल्दी, हुआन फैंग नमस्ते कहते हैं। जल्दी, काओ वेनवेन ने शर्माते हुए कहा। सबसे पहले काओ वेनवेन हुआंग टिंगटिंग और मैंगमेन की तरह थे। सही तौर पर वो एक ठंडी लड़की थी। वास्तव में वो थोड़ी चिड़चिड़ी या काले पेट वाली थी। स्कूल में वो मैंगमेन से कम नहीं पढ़ती थी। हालांकि हुआंग टिंगटिंग और मैंगमेन को छोड़कर बहुत कम लोग उसके व्यवहार को जानते थे, इसलिए दूसरों ने हमेशा सोचा कि काओ वेनवेन एक अच्छी लड़की है। हालांकि हुआन फैंग को देखते समय काओ वेनवेन शर्मीले होते हैं, क्योंकि उसने कल रात हुआंग टिंगटिंग के कमरे में उन शब्दों को कहने के बारे में सोचा था जिसे हुआंग टिंगटिंग ने मजाक समझा था, लेकिन काओ वेनवेन ने ऐसा नहीं सोचा था। उसकी उम्र के लोग हुआंग फैंग जैसे सफल लोगों से आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही क्या आंतरिक शक्ति की खेती के कारण शानहुआन शिखर का स्वभाव सामान्य लोगों के बराबर है। यही कारण है कि कई महिलाएं पहली नजर में हुआंग फैंग को पसंद करने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि वे मानसिक रूप से अक्षम है, नहीं, हुआंग फैंग खुद मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करते हैं। और जब वो कल रात अपने कमरे में वापस गई तो काओ वेनवेन ने हुआंग फैंग के बारे में सोचा और यहाँ तक कि अपने सपने में भी हुआंग फैंग का सपना देखा। वहां कुछ शर्मनाक चीजें हुई। तो अब जब वो अचानक गलियारे में हुआंग फैंग से मिली तो उसे स्वाभाविक रूप से शर्म महसूस हुई। नीचे जाओ और खाना खाओ। हुआंग फैंग ने यह भी देखा कि काओ वेनवेन थोड़ा शर्मीले थे, लेकिन उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार काओ वेनवेन एक लड़की थी। ये स्पष्ट था कि जब उसे किसी ऐसे विपरीत लिंग का साथ मिलता था जो उससे बहुत परिचित नहीं था तो वह अचानक शर्म महसूस करती थी। दरअसल कुछ भी अजीब नहीं था। कुआ, काओ वेनवेन ने उत्तर दिया, अपना सिर नीचे किया और चुपचाप हुआंग फैंग की पीठ के पीछे चली गई। इस तरह वो बिल्कुल भी ठंडी या काली नहीं लग रही थी। वो पास से गुजरती हुई छोटी बहू की तरह थी। वेन, आप किस विश्वविद्यालय के लिए आवेदन करने जा रहे हैं? यह कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए हुआंग फैंग ने बातचीत के लिए काओ वेनवेन को खोजने की पहल की। मैं जियांगजू विश्वविद्यालय में आवेदन करना चाहता हूँ। काओ वेनवेन ने कहा कि इस समय वो पहले से ही अपने माता पिता द्वारा व्यवस्थित कई विश्वविद्यालयों को भूल चुकी थी और केवल जियांगजू विश्वविद्यालय ही उसके दिमाग में था। जियांगजू विश्वविद्यालय,
हाँ, यह एक प्रसिद्ध स्कूल है। वैसे टिंगटिंग भी इस विश्वविद्यालय में परीक्षा देने जा रहा है। तब तक आप सभी इस विश्वविद्यालय में जा सकते हैं और सहपाठी बने रह सकते हैं, हुआन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। काओ वैनवैन ने उत्तर दिया कि उसने हुआन टिंगटिंग के साथ सहपाठी बने रहने के लिए जियांगजू विश्वविद्यालय में आवेदन नहीं किया था। उस बारे में क्या ख्याल है, क्या आप निश्चित हैं? हुआन ने पूछा। यदि आप सामान्य रूप से लहराते हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, काओ वैनवैन ने कहा। आत्मविश्वास के शब्द, हुआन फैंग इसे सुनने में सक्षम है। यह आश्चर्यजनक है, धमकाना सीखना, हुआन फैंग ने प्रशंसा की। मेरे विपरीत, मैं बस दूसरे दर्जे के विश्वविद्यालय में गया। हुआन फैंग के मन में जियांगजू विश्वविद्यालय के प्रति भी विशेष भावना है। हालांकि वो इस विश्वविद्यालय के छात्र नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत में बदलाव का इस स्कूल से भी गहरा संबंध है। यदि उसने इस स्कूल में जादुई भंडारण बॉक्स नहीं खरीदा होता तो उसे वर्तमान जीवन नहीं मिलता। यह मत कहिए कि उसकी एक ही समय में कई गर्लफ्रेंड है। वो शायद अभी भी इस स्कूल में किराए के कमरे में सिकुड़ रहा है। मुझे अपने काम की चिंता है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1197 यही मायने रखता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि भाई हुआंग इसमें अच्छे हैं। काओ वैनवैन आराधना से भरे हुए हैं और हुआंग फैंग से कहते हैं। हुआंग फैंग के परिवार की स्थिति को जानने के कारण ही काओ वैनवैन हुआंग फैंग की उपलब्धियों की सराहना करते हैं, क्योंकि वो जानती है कि यह सब केवल हुआंग फैंग ही हासिल कर सकता है और उसका परिवार उसे कोई मदद नहीं दे सकता है। हुआंग फैंग की तुलना में काओ वैनवैन की नजर में स्कूल के वे लड़के अधिक बचकाने हैं। वो सोचती है कि हुआंग फैंग के साथ उनकी तुलना करने का कोई रास्ता नहीं है। केवल हुआंग फैंग जैसे लोग ही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, न कि स्कूल के वे अपरिपक्व लड़के जो जानबूझकर उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ बचकानी हरकतें करते हैं। जब तुम कॉलेज से स्नातक हो जाओगे तो मैं मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा, हुआंग फैंग ने कहा। वास्तव में हुआंग फैंग ने जो कहा वो सच है। जब उन्होंने विश्वविद्यालय से स्नातक किया तो उन्हें कोई स्थिर नौकरी नहीं मिली। यदि काओ वैनवैन को जियांगजू विश्वविद्यालय में दाखिला दिया जा सकता है तो उन्हें स्नातक होने के बाद अपनी नौकरी के बारे में चिंता नहीं करनी होगी, इसलिए उन्हें खुद से बेहतर होना चाहिए। हालांकि काओ वैनवैन हुआंग फैंग की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। उनकी राय में ये सिर्फ हुआंग फैंग की विनम्रता है। भले ही वो बाद में विश्वविद्यालय जाता है, वो हुआंग फैंग से बेहतर है, लेकिन उसके लिए कम समय में ऐसा परिणाम हासिल करना असंभव है। जब वे नीचे पहुंचे तो नौकरों ने नाश्ता तैयार कर लिया था। वहां चीनी भोजन और पश्चिमी भोजन थे। अब जब उनके पास पैसा था तो हुआंग फैंग का उनके साथ बुरा व्यवहार करने का इरादा नहीं था। हालांकि वो बाहरी लोगों के सामने दिखावा नहीं करना चाहता था, लेकिन अपने और अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार करते समय वो बिल्कुल भी कंजूस नहीं था। इस समय वाई जियाओरो मेज पर बैठी है। इस विला में वाई जियाओरो आमतौर पर पहली बार उठती है। उसने व्यायाम के लिए हर दिन जल्दी उठने की आदत बना ली है। ये सुयुमो है कि वे अपने शरीर पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि वे सिर्फ सामान्य लोग हैं और यह उन जगहों में से एक है जिनकी हुआंग फैंग को परवाह है। छोटी बहन रो जल्दी है। जब काओ वैनवैन ने बाई जियाओरो को देखा तो उसने उससे पूछा, सुप्रभात, कल रात आपका आराम कैसा रहा? बाई जियाओरो काओ वैनवैन को देखती है और कहती है, महान। काओ वैनवैन ने कहा, मैं इतना बड़ा हूँ, ये पहली बार है कि मैं इतने बड़े कमरे में रहा हूँ। काओ वैनवैन के शब्द सत्य है। हालांकि उसकी पारिवारिक स्थिति हुआंग टिंगटिंग की तुलना में बेहतर है, लेकिन ये स्पष्ट है कि इसकी तुलना हुआंग फैंग के विला से करने का कोई तरीका नहीं है। हालांकि वो कल रात जिस कमरे में रुकी थी वो एक साधारण कमरा है। फर्श की जगह भी छोटी नहीं है। इसे अच्छे से सजाया भी गया है। इसके अलावा दैनिक उपयोग के लिए कुछ वस्तुएं भी हैं जिन्हें सुयुमो ने विशेष रूप से तैयार किया है और यह कोई सौदा नहीं है। तो काओ वैनवैन के लिए ये स्पष्ट रूप से उसका पहला संपर्क है और यह उसके मनोविज्ञान पर भी प्रभाव डालता है। इसके बाद बाकी 66 महिलाएं नीचे से नीचे आती रहीं। जाहिर है उन्हें अच्छा आराम मिला। हुआंग टिंगटिंग और मेंग मेंग के नीचे आने के बाद वे काओ वैनवैन के साथ बैठे 3 छोटी बहनों से घिरे हुए खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। इससे पता चलता है कि उनका रिश्ता वाकई बहुत अच्छा है। खाने के बाद हुआंग फैंग हुआंग टिंगटिंग की 3 लड़कियों को खेलने के लिए बाहर ले जाने वाला है। जहां तक सुयुमो का सवाल है, वे अपना काम खुद करने जा रहे हैं। आखिरकार उन्हें अपना अपना काम करना है और टैनयन ही वो व्यक्ति है जिसे हुआंग फैंग अपने साथ लाती है। टैनयन के बारे में सोचते हुए हुआंग फैंग ने उसके लिए खाना पकाने के बारे में सोचा। अगर वे आज बाहर खेलने जाएंगे तो खाना जरूर बाहर खाएंगे। टैनयन को बाहर की चीजों की आदत नहीं हो सकती, इसलिए नाश्ते के बाद हुआंग फैंग दोपहर में टैनयन के खाने की तैयारी करने के लिए रसोई में चले गए। जब वो बाहर जाएंगे तो उन्हें लंच पर ले जाएंगे। हुआंग फैंग, मैंने तुम्हें बहन यूमो की इतनी परवाह करते नहीं देखा। उन्होंने अभी तक तुम्हारा प्यार भरा दोपहर का खाना नहीं खाया है। जब जी मेंगजियाओ ने हुआंग फैंग को रसोई में प्रवेश करते देखा तो वह भी उसके पीछे चली गई और रसोई के दरवाजे पर हुआंग फैंग से कहा, झूठे मत बनो, तुम टैनयन के बारे में नहीं जानते। मैं उसके लिए कुछ तैयार नहीं करना चाहता। वो केवल दोपहर को भूखी रह सकती है। हुआंग फैंग कहते रहे, यदि आप खाना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूँ। कौन खाना चाहता है? जी मेंगजियाओ ने कहा। हालांकि क्या आप टैनयन के प्रति इतने दयालु हैं या क्या आपका उसके प्रति कोई इरादा है? मैं क्या कर सकता हूँ? हुआंग फैंग ने जी मेंगजियाओ की ओर देखा और कहा, आपको ईर्ष्या नहीं होगी। भूत आपका सिरका खाते हैं। यदि वे ईर्ष्या करना चाहते हैं तो वे यूमो बहने हैं। मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। जी मिंगजियाओ ने कहा। हालांकि यदि आप कहते हैं कि टैनयन के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है तो मैं इस पर कैसे विश्वास नहीं कर सकता। आप लालची हैं। आपके पास पहले से ही बहन यूमो है और वे बाहर अन्य महिलाओं की तलाश कर रहे हैं। आपका क्या मतलब है? हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ से पूछा। ये देखो। जी मिंगजियाओ ने अपना मोबाइल फोन हुआंग फैंग को दिया और कहा, आप यह नहीं कहेंगे कि इसमें मौजूद व्यक्ति आप नहीं है या कि आप और इसमें मौजूद महिला सिर्फ सामान्य रिश्ते हैं, है ना? हुआंग फैंग जी मिंगजियाओ के मोबाइल फोन को देखता है। यह वो तरीका है जिससे वो और जूज यू एक साथ गाते हैं। यह उस दिन छात्रों की पार्टी के लिए एक जीवंत चीज मानी जाती है।
उस समय वो और जू जियो भी बहुत करीब थे, तो अब हमें कहना होगा कि हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है और जी मिंगजियाओ इस पर विश्वास नहीं करती है। ये फोटो कहाँ की है? हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ के सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने उससे एक प्रश्न पूछा। आपने अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। जी मिंगजियाओ ने असंतुष्ट होकर कहा, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दें और फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड भी है। मुझे अभी तक यूमो से बात करने का मौका नहीं मिला है। हुआंग फैंग ने कहा कि जू जियो के अस्तित्व के बारे में सु यूमो को देर सवेर पता चल जाएगा और फिर जी मिंगजियाओ को पता चल जाएगा। इसलिए हुआंग फैंग को लगा कि उसने जी मिंगजियाओ के अर्थ को बिल्कुल भी नहीं छिपाया है, लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से अधिक चिंतित है। इस तस्वीर से जी मिंगजियाओ कैसे आए? वो उस दिन मौके पर नहीं थी। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है हुआंग फैंग, तुम भेड़िए। जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग से ऐसी अभिव्यक्ति के साथ कहा। आप हमेशा कहते हैं कि मैं एक सेक्स वुल्फ हूँ। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करता हूँ। हुआंग फैंग ने कहा, मेरे साथ अन्याय नहीं हुआ है। क्यों नहीं? वो कौन सा समय था जब आप रेस्तरां के सैनिटरी दरवाजे में, बार में और दूसरे दिन स्विमिंग पूल में थे? जी मिंगजियाओ ने कहा। मुझे नहीं लगता कि यह कोई सेक्स भेड़िया है, हुआंग फैंग ने कहा। फिर जी मिंगजियाओ की प्रतिक्रिया के बाद उसने अचानक उसके मुंह को चूम लिया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यह एक सेक्स भेड़िया है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1198 तस्वीरें। हुआंग फैंग की हरकतों से जी मिंगजियाओ पूरी तरह से स्तब्ध है। वो हुआंग फैंग को ऐसे देखती है जैसे वो अचानक सोचने की क्षमता खो देती है। क्या आप ठीक है? हुआंग फैंग ने कुछ चिंता के साथ पूछा। अब उसने सोचा कि मजाक बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें से कुछ सिर्फ मजाक के कारण था और कुछ इसलिए था क्योंकि जी मिंगजियाओ हमेशा कहता था कि वो एक सेक्स भेड़िया था। उसे बताना चाहिए कि सेक्स वुल्फ क्या होता है। हुआंग फैंग, क्या तुमने मुझे अभी चूमा? जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग से पूछा। कुआ। हुआंग फैंग ने सिर हिलाया। क्या तुम सच में मुझे चूमते हो? मेरा पहला चुंबन चला गया। जी मिंगजियाओ ने फिर कहा। पहला चुंबन? हुआंग फैंग, तुम मेरे पहले चुंबन के लिए भुगतान करो, तुम भेड़िया। हालांकि हुआंग फैंग के लिए उसकी छोटी ताकत मालिश से अलग नहीं है, लेकिन उसके पीले चेहरे पर बहुत दर्दनाक भाव था और उसने कहा, अरे लड़ो मत, मैं तुम्हें वापस जाने दूंगा। हुआंग फैंग, कमीने, तुम मेरे पहले चुंबन के लिए भुगतान करते हो, जी मिंगजियाओ ने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा, कहते हैं। हुआंग फैंग ने जी मिंगजियाओ को फिर से चूमा। इसके अलावा इस चुंबन का समय पहले की तुलना में अधिक लंबा था। जब जी मिंगजियाओ प्रतिक्रिया करती है और संघर्ष करना चाहती है तो हुआंग फैंग ने अपने होंठ छोड़ दिए और कहा, मैं तुम्हें आज के पहले चुंबन के लिए मुआवजा दूंगी। लेकिन जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग को घूरकर देखा और कहा, हुआंग फैंग, तुम बहुत घृणित हो। मेरा पहला चुंबन मेरे प्रेमी के लिए है। तुम वास्तव में मेरा फायदा उठाते हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं बहन यूमो को उनके बारे में बताऊंगा? मुझे नहीं लगता कि अगर बहन मो को ये पता है तो आपके खुश होने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो बहुत आश्वस्त और निडर है और ऐसे कारक भी हैं जो सु यूमो को प्रोत्साहित करते हैं। अन्यथा अगर वो सु यूमो के दोस्तों को इस तरह धमकाता है तो हुआंग फैंग का दिल अथाह हो जाएगा। आप। जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग की ओर इशारा करती है और उसे नहीं पता कि क्या कहना है, क्योंकि उसे ये भी लगता है कि सु यूमो और तांग मिक्सू भी उसकी और हुआंग फैंग की बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी मिंगजियाओ आश्चर्यचकित भी है और नुकसान में भी। दरअसल आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आपको कोई समाधान बताऊं तो क्या ख्याल है? हुआंग फैंग ने कहा। क्या अर्थात जब मैं आपका प्रेमी हूं तो क्या आप यह नहीं कहते कि आपका पहला चुंबन आपके प्रेमी के लिए है? अगर मैं आपका प्रेमी बन जाता हूं तो आपको इतना उलझना नहीं पड़ेगा। मैं पहला चुंबन स्वीकार कर सकता हूं, हुआंग फैंग गंभीरता से कहा। हुआंग फैंग, तुम्हारी चमड़ी मोटी है। जी मिंगजियाओ ने दांत पीसते हुए हुआंग फैंग से कहा। वो भूल गई कि वो यहाँ किस लिए आई थी। औसत, लेकिन गंभीरता से, आप वास्तव में मेरे प्रस्ताव के बारे में सोचना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, हुआंग ने कहा। बुरा नहीं, तुम बड़े सिर वाले हो। जी मिंगजियाओ अपना मुंह तोड़ती है और गुस्से में घूमकर वहां से निकल जाना चाहती है। अरे एक मिनट रुको, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हें वो तस्वीर किसने दी है, हुआंग फैंग ने कहा। मुझे नहीं पता। जी मिंगजियाओ स्पष्ट रूप से अभी भी हुआंग फैंग से नाराज थी और जवाब नहीं देना चाहती थी। अगर तुम नहीं मानो या न मानो, मैं तुम्हें उनके सामने चूम लूंगा, हुआंग फैंग ने धमकी दी। हुआंग फैंग, क्या तुम और अधिक बेशर्म हो सकते हो? जी मिंगजियाओ हुआंग फैंग के संपर्क से पूरी तरह बाहर है। मुख्य बात यह है कि हुआंग फैंग बहुत मोटी चमड़ी वाला है। इसके अलावा सु यूमो इस मामले से खुश नजर आ रही है। जी मिंगजियाओ इसकी मदद नहीं कर सकती। हाँ, क्या आप कोशिश करना चाहेंगे? हुआंग फैंग जी मिंगजियाओ के पास गए और कहा। नहीं। जी मिंगजियाओ वास्तव में हुआंग फैंग से डरती है। उसे डर है कि हुआंग फैंग अपने साथ और भी बहुत कुछ करेगा, तो उसने तुरंत कहा, मैंने आपको बताया था कि कल एक व्यक्ति जो आपका सहपाठी होने का दावा करता था, बहन यूमो को भर्ती करने के लिए कंपनी में गया था और कहा था कि उसने आपको एक सहपाठी की पार्टी में देखा था और अन्य महिलाओं के साथ संबंध बनाए थे। वो ये भी जानती थी कि बहन यूमो आपकी प्रेमिका थी और नहीं चाहती थी कि बहन यूमो को धोखा मिले, इसलिए वह आपको बता सकती थी। परिणाम स्वरूप बहन यूमो कल अनुपस्थित थी और मैं उससे मिला। ये बोलते हुए जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग को अवमानना से देखा और कहा, हुआंग फैंग, अपने चरित्र को देखो। तुम अपने सहपाठियों को भी नहीं देख सकते। बहन यूमो को बताने और तुम्हें बेनकाब करने की पहल करो। क्या वो महिला है? हुआंग फैंग ने पूछा। यह महिला है, जी मिंगजियाओ ने कहा। क्या उस महिला का भी आपके साथ क्या संबंध नहीं हो सकता? जाहिर है, जी मिंगजियाओ को उतना ही अधिक महसूस हुआ कि जब तक हुआंग फैंग के आसपास की महिलाओं का उससे कुछ लेना देना था। ये उसकी है, हुआंग फैंग ने खुद से कहा। जी मिंगजियाओ के शब्दों को सुनने के बाद हुआंग फैंग पहले से ही अनुमान लगा सकता है कि वो व्यक्ति कौन था जो कल यूमो को खोजने के लिए तियानजियाओ समूह में गया था। यदि उसने गलत अनुमान नहीं लगाया तो यह वान टोंग टोंग होना चाहिए।
वांग टोंगटोंग यूमो से पहले मिल चुके थे और जानते थे कि यूमो उनकी प्रेमिका थी। बाद में वह भी उसी स्कूल पार्टी में शामिल हुई, इसलिए वो दोनों से संतुष्ट थी। लेकिन यह अनुमान लगाना कठिन नहीं है कि वांग टोंगटोंग ने ऐसा क्यों किया। हुआंग फैंग को यह भी पता था कि वांग टोंगटोंग ने उस दिन पार्टी में क्या किया था। ये औरत व्यर्थ है, उसे ये देखना चाहिए कि वह अब आ गई है और फिर से अपने पास लौटना चाहती है, इसलिए वो जानबूझकर अपने और सु यूमो के बीच रिश्ते को भड़काती है। क्योंकि वो यूमो को ढूंढ सकती है, उसे जियो को भी ढूंढना चाहिए। आखिरकार उसे ये भी देखना चाहिए कि उसके और जियो के बीच का रिश्ता अलग है। हुआंग फैंग ने मन ही मन सोचा। वास्तव में अपने आसपास की महिलाओं के लिए हुआंग फैंग ने कई बार जानबूझकर उनके साथ अपने रिश्ते को नहीं छिपाया, इसलिए जब तक वे सावधान रहें, कई लोग उनके साथ अपना विशेष रिश्ता दिखा सकते हैं। हुआंग फैंग, क्या तुमने मेरी बात सुनी? क्या वह भी तुम्हारी स्त्री है? जी मिंगजियाओ ने फिर पूछा। नहीं, हुआंग फैंग लौट आए। ओह, यह अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि उसका चेहरा अच्छा है। जी मिंगजियाओ ने राहत की सांस लेते हुए कहा। तुमने अपना चेहरा देखना कब सीखा? हुआंग फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उनकी पीठ पीछे वांग टोंगटोंग ने गणना की थी, लेकिन हुआंग फैंग को ज्यादा चिंता नहीं थी। अब यह मत कहो कि सु यूमो को इसके बारे में पता नहीं है। अगर वो ऐसा करता भी है तो हुआंग फैंग को नहीं लगता कि बहुत अधिक परेशानी होगी। यह वांग टोंगटोंग है। हुआंग फैंग अब उसके प्रति थोड़ा अधिक सतर्क है। जाहिर है यह महिला ईंधन कुशल लैंप नहीं है। इस बार वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अनुमान है कि यह महिला आसानी से हार नहीं मानेगी। हुआंग फैंग उसके घमंड के बारे में अधिक जानती है। बस सीखा, कोई रास्ता नहीं, जी मिंगजियाओ ने लाल चेहरे के साथ कहा। ठीक है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? हुआंग फैंग ने कहा। हालांकि मैं उत्सुक हूँ। आप ये तस्वीर यूमो को क्यों नहीं दिखाते, बल्कि पहले मुझे दिखाओ? इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1199 आपको स्वीकार करेगा। मैं तुम्हें स्पष्ट होने और बदलने का मौका देने की कोशिश कर रहा था, जी मिंगजियाओ ने कहा। वास्तव में जी मिंगजियाओ को नहीं पता कि वह क्या सोचती है। मूलतः वो इसे यूमो को दिखाना चाहती थी। यूमो हुआंग फैंग को डांटने गई थी, लेकिन जल्द ही उसने अपना मन बदल लिया और हुआंग फैंग को ये बात बताई। वो देखना चाहती थी कि हुआंग फैंग क्या सोचता है। फिर धन्यवाद, हुआंग फैंग ने कहा। धन्यवाद, मैं पहले जाऊंगा। जी मिंगजियाओ अजीब तरह से रसोई से बाहर चली गई। हुआंग फैंग के धन्यवाद के शब्द उसका मजाक उड़ाते प्रतीत हुए, जिससे उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। हालांकि रसोई छोड़ने के बाद जी मिंगजियाओ थोड़ा भ्रमित थी। इस बार उसने रसोई में क्या किया? वो अपने मोबाइल फोन में मौजूद फोटो का इस्तेमाल हुआंग फैंग को धमकाने या सबक सिखाने के लिए करने वाली थी। परिणामस्वरूप हुआंग फैंग को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अभी भी अपना पहला चुंबन खो चुकी है। जब उसने सोचा कि उसका पहला चुंबन हुआंग फैंग ने छीन लिया है, तो जी मिंगजियाओ ने हुआंग फैंग पर अपने दांत काट लिए और थोड़ा व्यथित महसूस किया। उसी समय उसे अपने दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने अवचेतन रूप से अपने होठों को छुआ और ऐसा लगा जैसे हुआंग फैंग का तापमान हो, जिससे उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मिंगजियाओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस समय सुयुमो की आवाज आई, जिससे जी मिंगजियाओ उछल पड़ी। कुछ भी नहीं, जी मिंगजियाओ ने कुछ असमंजस में कहा। हालांकि अभी अभी हुआंग फैंग ने रसोई में उसका फायदा उठाया। वास्तव में उनके बीच कुछ भी नहीं था। हालांकि जब उसने सुयुमो को देखा तो जी मिंगजियाओ को अपने दिल में थोड़ा खालीपन महसूस हुआ, यहाँ तक कि उसे देखकर डर भी लगा। ठीक है, मैं पहले जाऊंगा। जब जी मिंगजियाओ ने सुयुमो को देखा तो वो खुद को ही देख रही थी। जितना अधिक वो दोषी महसूस करती थी, उसे तुरंत सुयुमो की नजरों से दूर जाने का बहाना मिल गया। मिंगजियाओ में क्या खराबी है? सुयुमो ने जी मिंगजियाओ की पीठ की ओर देखा और खुद से कहा। फिर जी मिंगजियाओ ने फिर से रसोई की दिशा की ओर देखा और मन ही मन सोचा, क्या इसका हुआंग फैंग से कोई लेना देना है? हालांकि सुयुमो ने इसके बारे में नहीं पूछा। वो हुआंग फैंग और जी मिंगजियाओ से मेल खाना चाहती थी। यदि उनके पास वास्तव में कुछ है तो यह वही होगा जो वो देखना चाहती थी। अगर उन्होंने फोन नहीं किया तो वो उन पर दबाव नहीं डालना चाहती थी, तो इस मामले के लिए वो इसे वैसे ही ले रही है और वो ज्यादा परवाह नहीं करेगी। हुआंग फैंग और जी मिंगजियाओ को वे स्वयं ही इससे निपटने दें। जी मिंगजियाओ को जाते हुए देखकर हुआंग फैंग, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, अचानक उदास हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग टोंगटोंग के पास अपने और सुयुमो के बीच रिश्ते को भड़काने की ऐसी योजना होगी। क्या उसने सोचा था कि अगर उसके और सुयुमो के बीच कोई समस्या होगी तो भी वो उसे ढूंढ लेगी? ये बहुत भोली है और अपने आप में बहुत आश्वस्त है। ये सोचकर हुआंग फैंग ने जू जियू को बुलाया। जू शियू इस समय काफी देर तक नहीं उठा। उन्हें सुबह सुबह हुआंग फैंग का फोन आया, जो थोड़ा आश्चर्यचकित और थोड़ा खुश लग रहा था। हेलो हुआंग फैंग, मुझे इतनी जल्दी क्यों बुलाया? जल्द ही फोन से जू जियू की मधुर आवाज आई। आपकी याद आ रही है? हुआंग फैंग अब इस तरह के शब्दों के लिए तैयार है। जू जियू के चेहरे पर हल्के लाल रंग की मुस्कान है। ठीक है, मुझे भी तुम्हारी याद आती है। क्या आज सुबह कोई कक्षा है? हुआंग फैंग ने अचानक पूछा। हाँ, क्या बात है? जू ने पूछा। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें खेलने के लिए बाहर ले जाना चाहता था। चलो कोई और समय ढूंढते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। ठीक है। जू जियू को ये कहते हुए खेद है कि अतीत में वो निश्चित रूप से कक्षाएं छोड़कर हुआंग फैंग के साथ बाहर जाना पसंद करती थी। हालांकि अब वो इन कक्षाओं से भागने से नहीं डरती और कक्षा में उनकी बातें बहुत गंभीरता से सुनती है, क्योंकि वो अपनी क्षमता में सुधार करना चाहती है। वो अब हुआंग फैंग कंपनी की एक कलाकार है, इसलिए वो हुआंग फैंग से हार नहीं सकती। अभिनय का मूल कौशल पर्याप्त ठोस होना चाहिए, इसलिए अब वो सीखने के सभी अवसरों को जाने नहीं देगी। उसके रूममेट्स देखते हैं कि वो बहुत हताश और मेहनती है, और वे सभी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि जब वो सीनियर 3 में थी तो वो इतनी हताश नहीं थी जितनी अब है। वैसे क्या वांग टोंगटोंग कल आपके पास गया था? हुआंग फैंग पूछते हैं। जू जियू स्पष्ट रूप से वांग टोंगटोंग को जानता है। उसने पहले भी उसे परिचय देने में मदद की थी। नहीं नहीं, जू को उम्मीद नहीं थी कि हुआंग शिखर सम्मेलन अचानक ये सवाल पूछेगा। वो थोड़ा अचंभित थी।
हालांकि वह नहीं चाहती थी कि हुआंग फैंग अपने बारे में चिंता करे। उसे लगा कि अगर वह इसे संभाल सकती है तो उसे हुआंग फैंग को बताने की जरूरत नहीं है। जियू, सच कहूं तो क्या वो तुमसे मिलने गई थी? हुआंग फैंग ने पूछा। आओ, मेरे पास आओ। हुआंग फैंग की दोबारा पूछताछ देखकर जू जियो भी हुआंग फैंग को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए उसे उससे कहना पड़ा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने तुम्हें बताया था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है? हुआंग फैंग ने पूछा। चूंकि वांग टोंगटोंग अपने और जू जियो के बीच की तस्वीर के साथ सु यूमो को ढूंढ सकती है, तो वह जू जियो को ढूंढ सकती है और उसे अपने और सु यूमो के बीच के रिश्ते के बारे में बता सकती है। क्या आप ये जानते हैं? हुआंग फैंग के शब्दों को सुनकर जू जियो ने सोचा कि हुआंग फैंग पहले से ही जानता था। यकीन से हुआंग फैंग ने अपने दिल में कहा, मूल रूप से वो केवल अनुमान लगा रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसका अनुमान गलत नहीं है। दरअसल तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में जानता हूँ। जू ने कहा कि यह सच है कि वो सु यूमो के अस्तित्व को पहले से ही जानती थी जब उसने पहले हुआंग फैंग के साथ संबंध स्थापित नहीं किया था, इसलिए वांग टोंगटोंग के उकसावे का ज्यादा असर नहीं हुआ, लेकिन इससे उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़ा। हालांकि हुआंग फैंग को उस समय वांग टोंगटोंग और जू जियो के बीच की बैठक के बारे में भी पता था। उसने सोचा कि वांग टोंगटोंग जू जियो द्वारा अकेले इसके बारे में बात कर रहा था और जू जियो वास्तव में उसके और सु यूमो के बीच के रिश्ते को जानता था, इसलिए हुआंग फैंग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। जियो, जब तुम इस फिल्म से वापस आओगे तो मैं तुम्हें यूमो दिखाऊंगा। हुआंग फैंग ने अचानक कहा कि उनकी अन्य महिलाएं सु यूमो सभी जानती हैं, लेकिन जू जियो ने सु यूमो को नहीं बताया है। हुआंग फैंग को लगा कि यह जू जियो के साथ अन्याय था। क्यों? जू ने आश्चर्य से कहा। बेशक वो नहीं जानती थी कि हुआंग फैंग की अब कई गर्लफ्रेंड है। अब हुआंग फैंग अचानक खुद को सु यूमो से मिलने देना चाहता है। जू भ्रमित था और घाटे में था। तब तुम्हें पता चलेगा, हुआंग फैंग ने कहा। चिंता मत करो, यूमो तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगा। तुम्हारा मतलब है तुम उसे हमारे रिश्ते के बारे में बताना चाहते हो? जू जियो ने कुछ अकल्पनीय ढंग से कहा। हाँ, हुआंग फैंग ने इनकार नहीं किया। यूमो तुम्हें स्वीकार करेगा। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट। बेहतर नॉवल पढ़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल और ऑडियो एक्सप्लेन टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। 1200। क्या आपने इसके बारे में सोचा है? वो मुझे स्वीकार करेगी? जू जियो अभी भी अविश्वसनीय है। यदि सु यूमो को अपना अस्तित्व पता था तो क्या उसे मार नहीं दिया जाना चाहिए? हम स्वयं को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? जू इसे अपने मन में समझ नहीं सका। जब उसने नाटक का फिल्मांकन पूरा कर लिया तो हुआंग फैंग उससे इस बारे में बात करने वाली थी, लेकिन अब वांग टोंगटोंग के कारण उन्होंने इसे पहले कहा। अब जू उलझन में है। उनका कहना है, दरअसल मेरी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं है। आपका क्या मतलब है? जू जियो अधिक भ्रमित है। तुम्हारे और यूमो के अलावा मेरे पास अन्य महिलाएं भी हैं। यूमो ये जानती है और इसे स्वीकार करती है, इसलिए भले ही वो तुम्हारे अस्तित्व को जानती हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हुआंग फैंग ने कहा। आपके पास अन्य महिलाएं भी हैं? जू जियो ने चिल्लाकर कहा। उसके कई रूममेट उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि वो किस बारे में बात कर रही है। लेकिन अब जू जियो अपने रूममेट की आंखों पर नियंत्रण नहीं रख सकती। हुआंग फैंग ने अभी जो कहा उससे वो हैरान है। जू जियो ने यह नहीं सोचा था कि हुआंग फैंग के पास उसके और सु यूमो के अलावा अन्य महिलाएं भी थी। और क्या सु यूमो को महिलाओं के अस्तित्व के बारे में पता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा? क्यों? तो मैं भी अच्छे नाम के साथ हुआंग फैंग के साथ मिल सकता हूँ? जू जियो ने मन में सोचा। जहां तक हुआंग फैंग और अन्य महिलाओं के मामलों की बात है, वो उन्हें प्रबंधित नहीं कर सकती। वो हुआंग फैंग की असली प्रेमिका नहीं है। उसके पास कोई नहीं है अन्य महिलाओं के साथ पहचान में अंतर, इसलिए उसे उन्हें प्रबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है। वो उन्हें प्रबंधित नहीं करना चाहती थी। वो जानती थी कि हुआंग फैंग के पास दोस्त थे। उसने उसके साथ रहने का फैसला किया, मौलिक रूप से एक प्रेमी। इसलिए हुआंग फैंग के पास अन्य महिलाओं के मामले थे। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हुआंग फैंग की असली प्रेमिका थी। लेकिन जू को उम्मीद नहीं थी कि सु यूमो को पता था कि हुआंग फैंग में अन्य महिलाएं भी थी, और उसने अभी तक हुआंग फैंग को प्रबंधित और शामिल नहीं किया था, जिससे जू को बहुत उम्मीद थी। मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, यह मेरी गलती है। हुआंग फैंग ने कहा कि चाहे कुछ भी हो, उन्होंने जू जियो को इसके बारे में पहले नहीं बताया, जो उनकी गलती थी। ये कुछ भी नहीं है। मुझे पता था कि आपके पास अन्य महिलाएं भी हैं। जहां तक बात है कि आपके पास एक या अधिक महिलाएं हैं, इससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपने अभी कहा कि आपकी प्रेमिका जानती है कि अन्य महिलाएं भी मौजूद हैं और वो नाराज नहीं है? जू ने कहा। दरअसल जब हुआंग फैंग की कोई गर्लफ्रेंड होती है तब भी वो उसके साथ रहना चुनता है। जू जियो का दिल भी हुआंग फैंग की प्रेमिका को लेकर थोड़ा परेशान है। आखिरकार वो दूसरे पक्ष का कनिष्ठ रिश्तेदार है। अगर एक दिन सु यूमो को अपने अस्तित्व का पता चलता है और वो खुद से लड़ने के लिए स्कूल आता है तो वो वापस नहीं लड़ेगा। आखिरकार यह मेरी गलती है। हालांकि अगर सु यूमो को पता है कि हुआंग फैंग के अन्य महिलाओं के साथ संबंध है और वह नाराज नहीं है, तो उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने प्रदर्शन के बाद सु यूमो जू के पास आएगा, जिससे जू जियो को राहत महसूस होगी। ये सच है कि वास्तव में जहां मैं अब रहता हूं वहां न केवल भाषण का झाग है, बल्कि मेरी कई अन्य महिलाएं भी हैं। हुआंग फैंग ने कहा। क्या आप सभी एक साथ रहते हैं? या एक साथ? जू जियो हुआंग फैंग के शब्दों से और भी अधिक हैरान था। ठीक है, जब आप शो से वापस आएंगे तो यदि आप चाहें तो इसमें रह सकते हैं, हुआंग फैंग ने कहा। क्या मैं? जू जियो चिंतित है। बेशक, वो हुआंग फैंग को हर बार एक बार के बजाय हर दिन देखना चाहती है। अगर वो साथ रह सके तो ज्यादा सुविधाजनक होगा। बेशक कुछ अनावश्यक परेशानियां हैं। हालांकि हुआंग फैंग से अक्सर मिलने के लिए जू सोचती है कि वो उन परेशानियों को दूर कर सकती है। बेशक तुम भी मेरी औरत हो, हुआंग फैंग ने कहा। कुआ, जू जियो ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो हुआंग फैंग के साथ रहेगा।
हालांकि जब उसने हुआंग फैंग के निवास और अन्य महिलाओं के बारे में सोचा तो वो बहुत व्यस्त रही होगी और यहाँ तक कि उसके पास बहुत सारी साजिशें भी थीं। आखिरकार टीवी पर किंग पैलेस ओपेरा ने यही कहा, हुआंग फैंग के लिए मैं इसे सहन कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं कर सकता तो मैं बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि वे सुयुमो से परिचित नहीं है। जू जियो को नहीं पता कि वे किस तरह के लोग हैं। उसे आने वाले विशेष सहवास जीवन को लेकर कुछ आशाएं और चिंताएं हैं। जियो, क्या तुम बाहर जा रहे हो? जू जियो द्वारा हुआंग फैंग का फोन रखने के बाद होंग ली पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। ठीक है, जब मैं इस शूटिंग से वापस आऊंगा तो संभवतः बाहर चला जाऊंगा। जू जियो ने अपने रूममेट को धोखा नहीं दिया, लेकिन यह अभी तक निश्चित नहीं है। क्या हुआंग फैंग ने आपको घर ढूंढने में मदद की? दूसरे रूममेट से पूछा। यह सही है, जो ने कहा कि जो ने यह नहीं कहा कि वो हुआंग फैंग में कई अन्य महिलाओं के साथ रहेगा। ठीक है, यदि आप चले गए तो हमारे शयनगृह में एक व्यक्ति कम हो जाएगा और यह बहुत अधिक ठंडा हो जाएगा। होंगली ने कहा कि कई पुरुष और महिलाएं विश्वविद्यालय से बाहर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं है कि जू जियो बाहर चला गया है। हालांकि तब से उनके छात्रावास में एक व्यक्ति कम हो जाएगा। इसके अलावा एक बार जब जू जियो उस घर में रहती है जो हुआंग फैंग ने उसके लिए खरीदा था, तो वो घर ही बदल देगा और जू जियो वास्तव में हुआंग फैंग का प्रेमी बन जाएगा। ये ठीक है, मैं अक्सर यहाँ आऊंगा, जू ने कहा। मैं अभी भी हर दिन कक्षा में आता हूँ, लेकिन शाम को मैं छात्रावास में नहीं रहता। बारिश को संजोए, क्या आप सचमुच अच्छा करना चाहते हैं? हांगली ने पूछा। जू शियू समझती है कि उसका क्या मतलब है। यदि वो हुआंग फैंग द्वारा खरीदे गए घर में रहने के लिए जाता है तो इसका मतलब है कि उसने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है कि वो हुआंग फैंग का प्रेमी है, जो स्पष्ट रूप से कोई छोटी बात नहीं है। ठीक है, मैंने इसके बारे में सोचा है, जू ने कहा कि वास्तव में जिस क्षण उसने निर्णय लिया उसी क्षण से उसने पहले ही सोच लिया था कि वो अब क्या कर रही है। क्योंकि उसने निर्णय ले लिया था, इसलिए उसने पछताने के बारे में नहीं सोचा था। बारिश को संजोए, आपको भविष्य में अपनी रक्षा करनी चाहिए और खुद को दुखी न करें। होंग ली ने कहा कि वो जानती है कि उनके अध्ययन में शामिल कई लड़कियों को बाहर के अमीरों का समर्थन प्राप्त है। इनमें से कई लोग खुश नहीं हैं। आखिरकार उन्हें एक दूसरे का पैसा तो मिल जाता है, लेकिन वे प्यार और आजादी में पढ़ने का मौका खो देते हैं। इससे भी अधिक वे नहीं जानते कि उनमें से कितनों को दरवाजे तक पीटा गया है। इस वेबसाइट का पता याद रखने में केवल 1 सेकंड लगता है। मोबाइल पढ़ने वाली वेबसाइट।